हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्प कॉर्नर स्टडी गाइड बाय आयना खान। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो द स्कारलेट लेटर। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है नावल, अमेरिकन नावल द स्कारलेट लेटर रिटन बाय अमेरिकन राइटर नेथानियल हॉथन। इसकी स्टोरी, मेजर कैरेक्टर्स, थीम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब पूरी तरह इसको एनालाइज कर देते हैं। छोटे से छोटे मतलब कोशिश करते हैं इजी से इजी वर्ड्स में और छोटी सी वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर लें ताकि आपको पूरी तरह से सब क्लियर हो जाए और इसको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए। इसको स्टोरी को लिखने की जो वजह बनी है, थोड़ा सा इंट्रो उसको पहले हम डाल देते हैं कि नेथानियल हॉथन जो है सैलेम मैसाचुसेट की एक सिटी है। सैलेम मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट है। वहाँ पे रह रहा है कस्टम हाउस में, वहाँ पे जॉब कर रहा है और वहाँ अपनी जॉब के दौरान डिफरेंट प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स के दौरान जो उससे पहले के प्रीवियस वर्कर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो बहुत टाइम पहले का होता है। उसमें एक डॉक्यूमेंट, एक पेज पे एक लेटर ए लिखा होता है। तो उस ए को देख के और उसमें एक छोटी सी मैन्युस्क्रिप्ट होती है, उसको थोड़ा सा पढ़कर उसको अपने इस टाइम पीरियड से जो 19 सेंचुरी चल रही है, 19 सेंचुरी हाफ टाइम चल रहा है उसका। तो फिर उसको 16th और 17th सेंचुरी का थोड़े बहुत मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है और उसके माइंड में उस टाइम की लाइफ पीरियड उसके माइंड में आता है। वहाँ से ही वो कुछ एक फिक्शन क्रिएट कर लेता है और फिर रिटायरमेंट के बाद ये स्टोरी लिखता है स्कारलेट लेटर। ये मोस्ट फेमस वर्क है ऑथर का, एक मास्टरपीस ऑफ वर्क उसको कहा जाता है ऑथर के। और इसकी जो जो बुक है स्कारलेट लेटर, आज तक ये बेस्ट सेलिंग बुक्स में और सबसे ज़्यादा सेलिंग बुक्स की लिस्ट में आती है द स्कारलेट लेटर। इसको लिखा है नेथानियल हॉथर ने 1847 में और इसको पब्लिश किया है 1850 में। इसमें जो सेटिंग दिखाई गई है बोस्टन मैसाचुसेट की, बोस्टन कैपिटल सिटी है मैसाचुसेट स्टेट की। तो इसकी बोस्टन मैसाचुसेट की इस लाइफ को दिखाया गया है। लेकिन जो ये 1847 चल रहा है 1850, और लेकिन जो लाइफ टाइम दिखाया गया है इस स्टोरी में, इस नॉवल में, तो वो 1600 और 1650 का टाइम दिखाया गया है। 200 साल पहले का ही टाइम दिखाया गया है इस स्टोरी में। उसमें जो उस टाइम का जो पीरियड था और जस्ट वो टाइम स्टार्ट उसके माइंड में ये स्टोरी आई उस ए लेटर को देख के। उस ए लेटर को स्टोरी उसके माइंड में क्यों आई वो हम आगे स्टोरी को डिस्कस करते तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो स्टोरी इसने दिखाई है यही कुछ होता था बोस्टन मैसाचुसेट्स में 17th सेंचुरी में। यहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है, एक प्राइजन है बोस्टन में, वहाँ से एक औरत निकलती है। सब लोगों का हजूम है, सब वहाँ पे खड़े होते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा कैदी आने वाला। और वहाँ से एक औरत निकलती है जिसके हाथों में एक छोटी बच्ची है जिसे उसने हाल ही में जन्म दिया है। और उसके सीने पे एक, गले में एक डाला हुआ है लेटर जिसको स्कारलेट लेटर कहते हैं, एक लेटर उस पे ए लिखा हुआ है और उसके सीने पे ही, उसके बॉसम पे ही है। और उसको सज़ा के तौर पर वो दिया गया है, वो ताहियात पहनेगी जब तक उसकी सज़ा है, क्योंकि उसने एडल्ट्री की है। तो एडल्ट्री के तौर पर जो दोनों होते हैं मैन एंड वुमेन, उनको ऐसी सज़ा दी जाती थी बोस्टन में उस टाइम पीरियड में। वो उस अपनी सज़ा भुगतने के लिए वो ए साइन लेके घूमते थे ताकि सब लोग उनसे इबरत हासिल करें, उनसे सबक सीखें और ऐसा काम दोबारा ना करें। और ये भी कि वो एक एडल्ट्रेस है तो कोई उससे शादी भी ना करे, उससे कोई रिलेशनशिप भी ना बनाए, उससे बात तक भी ना करे। तो इसलिए एक उसकी ये पहचान बनाई गई थी कि ये एक एडल्ट्रेस है, सबको और नए आने वालों को भी पता चल जाए। तो वहाँ पे वो जब एक पुरहजूम जगह पे वो एक चबूतरे पे चढ़ी हुई थी, उसको सज़ा सुनाई जाती है। तो वहाँ पे एक मर्द होता है, एक बंदा होता है जो है रॉजर चिलिंगवर्थ, जिसको देख के ये जो मेन कैरेक्टर है वो है हेस्टर प्रिंस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसने एडल्ट्री की है, एडल्ट्रेस है। और उसकी जो बच्ची है उसके हाथों में वो है उसकी बेटी पर्ल, जो इलीगल चाइल्ड है। तो रॉजर चिलिंगवर्थ ये जो बंदा है ये उस वक्त उस हजूम में होता है, कुछ नया नया सा महसूस होता है। एक ओल्ड सा बंदा है, बड़ी उम्र का है, हेस्टर से बहुत बड़ी उम्र का है। वो वहाँ पे हेस्टर उसको देखती है तो उसकी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा अब उसको इशारा देके चुप करा देता है कि वो उससे उस हजूम में बात ना करे, पहचान ना करे। वो पूछता है कि ये किस चीज़ की सज़ा है, तो सब उसे बताते हैं कि इसने एडल्ट्री की है। तो लेकिन वो अपने साथ वाले बंदे का नाम नहीं बता रही, उसे सज़ा दी गई लेकिन उसके लवर का पता नहीं है। तो वो कहता है कि इन दोनों को सज़ा देनी चाहिए, इनको फांसी दे देनी चाहिए।
लेकिन वो जो बंदा है वो इस जो गुस्से में इसलिए कहता है क्योंकि वो जो रॉजर चिलिंगवर्थ है वो हेस्टर प्रिंट का उस हीरोइन का जो है वो उसका हस्बैंड है, जो उसने उसको अमेरिका से बोस्टन भेज दिया था, खुद भी आने वाला था लेकिन वो किसी वजह से समंदर वगैरह में किसी वजह से फंस गया और वो नहीं आ पाया था। हेस्टर 2-4 साल गुजर जाने के बाद वो उसके इंतज़ार में होती है, लेकिन फिर उसका लव अफेयर शुरू हो जाता है तो फिर वो एडल्ट्री कर बैठती है। और वो जो उसका लव अफेयर शुरू होता है वो किससे, आर्थर डिम्सडेल से शुरू होता है। ये बंदा ये पादरी भी है वहाँ पे, काफ़ी इज़्ज़तदार काबिल एहतराम बंदा है और उसने यही सीन किया एडल्ट्री का। और हेस्टर उसका नाम बताने से कासिर है, वो उसका नाम नहीं बताती, वो अड़ी हुई है ज़िद पे कि उसका नाम नहीं बताऊंगी, बार बार पूछा जाता है लेकिन वो नहीं बताती। रॉजर चिलिंगवर्थ एक अब हकीम के तौर पर एक मेडिकल एक्सपर्ट बन के आता है, जो सब मतलब मेडिसिन एक्सपर्ट बन के आता है वहाँ पे सबका इलाज करने के बहाने से वहीं पे ही डेरा जमा लेता है कि यहाँ अपनी रोज़ी भी कमाऊंगा और अब उसका लवर को भी ढूंढूंगा और बदला लूंगा, क्योंकि वो उसकी वाइफ के साथ उसने एडल्ट्री किया है तो वो उसको गुस्सा होता है, एक रिवेंज के तौर पर वो वहाँ रहना शुरू कर देता है। तो ये उसके मेन इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स भी हैं। हेस्टर प्रिंट हीरोइन होगी, आर्थर डिम्सडेल हीरो हो गया, रॉजर चिलिंगवर्थ है उसका हेस्टर का हस्बैंड, गवर्नर रिचर्ड बेलिंगहम है और पर्ल उसकी बेटी। ये जो गवर्नर बेलिंगहम है ये ऑफिशियल उस टाइम के जो हैं वो चाहते हैं कि हेस्टर की बेटी को उससे ले लिया जाए, क्योंकि वो एक एडल्ट्रेस की गोद में ना पले बढ़े, उसके जहन पे बुरा असर पड़ेगा। हेस्टर चाहती है कि उसकी बेटी उसको दे दी जाए, वो सबसे कहते हैं कि उसकी सिफारिश कीजिए लेकिन कोई नहीं मानता। वो रॉजर चिलिंगवर्थ को भी कहते हैं कि उसकी सिफारिश करे गवर्नर बेलिंगहम से, लेकिन वो उसकी सिफारिश नहीं करता। तो फिर वो आर्थर डिम्सडेल से कहते हैं कि वो उसकी सिफारिश करे, तो डिम्सडेल तो ज़ाहिर सी बात है उसकी बच्ची होती है, उस हेस्टर का लवर होता है, वो उसकी सिफारिश कर देता है और फिर वो बेलिंगम भी मान जाता है और हेस्टर अपनी बेटी के साथ एक अलग साइड पे एक छोटे से हट में छोटे से झोंपड़े में रहना शुरू कर देती है और सिलाई बुनाई का काम शुरू कर देती है। अपनी बेसिक नीड्स भी उससे पूरी करती है और जो बचता है वो उससे चैरिटी करती है, लोगों की मदद करती है, फ्री में भी देती है। तो काफ़ी मेहनत का काम शुरू कर देती है, लेकिन उसके दिल में एक चीज़ होती है कि रॉजर चिलिंग और जो है वो ज़रूर आर्थर डिम्सडेल को नुकसान पहुंचाएगा। डिम्सडेल वहाँ पे उसकी सिफारिश करता है तो चिलिंगवर्थ को एक शक सा तो उठ ही जाता है कि ये आखिर उसकी इतनी सिफारिश क्यों कर रहा है। और डिम्सडेल की एक आदत होती है, वो हर वक्त अपने सीने पे हाथ रख के घूमता है, कभी उसने नहीं हटाया होता। गुजरते गुजरते टाइम गुजर जाता है, पर्ल 7 ईयर्स की हो जाती है। आर्थर जिम्सडेल जो है जो अपनी एक गिल्ट की वजह से, कि उसके दिल में एक गिल्ट है कि मैं लोगों के सामने एक अच्छा इंसान हूँ, अंदर से मैंने ये सीन किया हुआ है, मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ, ये तो मैं बुरा इंसान हूँ, तो इस सीन की वजह से इस गिल्ट की वजह से वो बीमार रहने लगता है। चिलिंगवर्थ उसकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि उसकी बीमारी का इलाज करूँगा, मेडिसिन का नॉलेज है उसको, तो वो उसका इलाज करने उसके ज़्यादा टाइम उसके पास रहना शुरू कर देता है, उसके पास पास ही रहता है क्योंकि उसने उसका इलाज करना होता है, उसका इलाज कर रहा होता है। तो ये चीज़ जो है डिम्सडेल के लिए नुकसान साबित होती है, वो उसको गलत मेडिसिन देता है, उसके बदले की ज़िद में होता है, क्योंकि शक तो उसे होता है लेकिन पूरी कन्फर्म नहीं हुआ होता है। एक दिन वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, जब वो सो रहा होता है तो उससे वो शक होता है कि उसका हाथ उठा के देखो आखिर ये क्या माजरा है। तो वो सो रहा होता है, उसका हाथ हटा के थोड़ा शर्ट को हटा के वो देखता है तो उसके सीने पे ए लिखा हुआ होता है, क्योंकि दोनों जो एडल्ट करते हैं उनके दोनों के चेस्ट पे लिखा जाता है। तो ये तो बचा हुआ है क्योंकि इसका हेस्टर ने नाम ही नहीं बताया, लेकिन ये एज लेके चिलिंगवर्थ तो कन्फर्म हो जाता है। इधर हेस्टर को उसकी फ़िक्र होती है कि चिलिंगवर्थ ज़रूर उसे नुकसान पहुंचाएगा। वो उसे एक मीटिंग के लिए कहते मिलती है, दूर जंगल में उसे मिलती है और कहती है कि वो उसको बताती है कि वो मेरा हस्बैंड है, उसमें नुकसान पहुंचा रहा है। वो दोनों प्लान करते हैं कि वो ऐसे भाग जाएंगे यहाँ से, आर्थर जेम्स और हेस्टर वो कहते हैं कि हम भाग जाएंगे, एक डे मुकर्रर करते हैं कि इस दिन को हम भागेंगे। लेकिन वो दिन आते आते एक जब टाइम आता है, वो दिन आता है जब उन दोनों ने वहाँ से भागना होता है, तो डिम्सडेल को दिन में कुछ अलग ही गिल्ट चल रहा होता है कि मैं हेस्टर को ऐसे दुनिया के सामने ऐसे एडल्ट्रेस साबित करके यहाँ से भाग रहा हूँ, तो मैं ये कॉवर्ड हूँ। तो वो वहाँ सब चूँकि पादरी होता है, उसने सबको एड्रेस करना होता है, एड्रेस करता है, सबको अच्छी बातें बना बताता है। तो अपने एड्रेस करने के बाद वो प्रीचिंग के बाद वो सबको बताता है कि वो जो है उस हजूम में देखता है कि हेस्टर भी आई हुई है पर्ल के साथ, क्योंकि उन दोनों ने भागना होता है। लेकिन वो अपना जो सीन है वो उसको कन्फेस कर लेता है और अपना ए साइन भी है वो भी शर्ट रिमूव करके दिखाता है, और उसी समय वो वहाँ उस चबूतरे से कूद के खुदकुशी कर लेता है और मर जाता है। चिलिंगवर्थ बड़ा अफसुर्दा होता है इस चीज़ को देख के, क्योंकि उसने बदला लेना होता है, उसे मारना होता है, और इस रिवेंज और इस बदले की आग में वो भी 1 साल बाद मर जाता है।
लेकिन जो उसके पास थोड़ा बहुत कुछ प्रॉपर्टी थी वो हेस्टर उसकी बच्ची के लिए छोड़ जाता है। हेस्टर वहाँ से चली जाती है अपनी बच्ची को लेकर। कुछ दूर कुछ साल गुजरते हैं पर बड़ी हो जाती है, वो उसकी शादी करती है किसी अच्छे वेल सेटल्ड घर में। फिर उसकी शादी करने उसे सेटल करने के बाद वो वापस बोस्टन आ जाती है। बोस्टन आने के बाद फिर वो सिलाई बुनाई का काम शुरू कर देती है और फिर लोगों की मदद करना, चैरिटी करना, यही कुछ फिर से स्टार्ट कर देती है। और फिर जब उसकी डेथ होती है तो उसको आर्थर डिम्सडेल के साथ एक साथ दफनाया जाता है और उन दोनों की कब्र पे एक ही वर्ड ए लिख दिया जाता है। और वो हेस्टर ने, जो हम सबक सीखते हैं इस स्टोरी से, वो ये है कि हेस्टर ने अपने तो इस स्टोरी में हम जो सबक सीखते हैं वो ये है कि हेस्टर ने अपने ए साइन को एडल्ट्रेस से एबल और एंजल में तब्दील कर दिया। सब उसको एंजल पुकारना, एबल पुकारना शुरू कर देते हैं और एक अच्छे पॉजिटिव, एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट कर देती है। थीम्स जो हैं इस नावल में, जो थीम्स हैं वो है गिल्ट, सिन, पैशन, लव, डैमनेशन। डैमनेशन भी है, एक तबाहकुन चीज़ दिखाई गई है, सब तबाह हो जाते हैं बदले की आग में। चिलिंगवर्थ तबाह हो जाता है। चिलिंगवर्थ जो है वो बदले की आग में मर जाता है, उसमें एक बदले का होता है। वो सब सारे तबाह हो जाते हैं। गिल्ट है, डिम्सडेल इस गिल्ट को लेके मरता है कि उसने अपना कन्फेस नहीं किया, तो कन्फेस करते ही खुदकुशी कर लेता है। एक ट्रेजिक सा एंड दिखाया गया है। उसका सिन है, उस दोनों ने सिन किया, इस सिन को तो एडल्ट्री का जो सिन किया उस सीन को लेके तो पूरी सारी स्टोरी क्रिएट की गई है। पैशन है, लव सीन्स दिखाए गए हैं, तभी तो इसको बाज़ औक़ात एक रोमांस भी कहा गया है और कभी हिस्टोरिकल फिक्शन भी कहा गया है। तो ये उसकी मेन थीम्स हो गई। इन मेन थीम्स को कवर कर लें टॉपिक में, इस नावल को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ इसके, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने से नावल ओवरऑल क्लियर हो जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें। मैं आपको ये टॉपिक्स बता देती हूँ। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इन टॉपिक्स को अपने पास लिख लें, इन टॉपिक्स को अच्छे से नोट डाउन कर लें। इस नावल को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये टॉपिक्स। स्कारलेट लेटर एज अ रोमांस, स्कारलेट लेटर एज अ साइकोलॉजिकल नावल, स्कारलेट लेटर ट्रांसेंडेंटलिज्म, स्कारलेट लेटर डिम्सडेल एज अ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो तो वो है ही, उसका ट्रेजिक सा एंड हुआ है। वो एक गिल्ट को लेते लेते आखिर उसी गिल्ट के साथ मर गया। एक पादरी था, एक अच्छा इंसान था, एक हीरो माना जाता है, लेकिन वो एक मतलब सीन की वजह से अपने एंड को ट्रेजिक कर गया, एक खुदकुशी के साथ मर गया। रोमांस है, इसमें रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं। हेस्टर का उसके साथ, डिम्सडेल के साथ रिलेशनशिप दिखाया गया है। इलीगल रिलेशनशिप है, रोमांटिक टच दिए गए हैं, रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं। लेकिन इसको लिखा तो एक हिस्टोरिकल फिक्शन की तरफ था, यही चीज़ इसको एक साइकोलॉजिकल नावल की तरफ ले जाती है कि रोमांस का टच है लेकिन है ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन, तो ये चीज़ इसको एक साइकोलॉजिकल नावल की तरफ लेके जाती है। ओवरऑल अलग-अलग इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने से थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया, लेकिन इसी वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं बताया। जैसे हर टॉपिक को, इन टॉपिक्स को अलग-अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन मैं कर दूँगी, उनकी अलग-अलग वीडियो अपलोड कर दूँगी। लेकिन ये नावल की स्टोरी को मैंने कहा पहले स्टोरी क्लियर हो जाए तो ही ये टॉपिक्स समझ आएंगे। इसकी थीम्स हैं, ये 4 टॉपिक्स हैं और थीम्स हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और मेजर कैरेक्टर्स को माइंड में रख लें। स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि आखिर स्टोरी है क्या। स्टोरी माइंड में आए तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसकी थीम्स माइंड में होनी चाहिए, इसके मेजर कैरेक्टर्स कौन से हैं और ये कब पब्लिश हुआ, कब लिखा गया, किस टाइम की स्टोरी है। ये बस यही कुछ है। आई होप स्टोरी भी समझ आ गई और सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हो। आई होप सारा कुछ आपको समझ आ गया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। डू रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।